मानव शरीर में इंसुलिन की भूमिका लिखिए। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा निर्मित एक हार्मोन है। शरीर में रक्त शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को विनियमित करती है। मुख्य कार्यों में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण को सुविधाजनक बनाना और यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में अतिरिक्त ग्लूकोज के भंडार को बढ़ावा देना। Mention the medicinal value of विथेनिया सोमोनिफेरा यानी अश्वगंधा। तो अश्वगंधा के औषधीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। तो अश्वगंधा एक काफी छोटा वृक्ष है जिसमें छोटे हल्के हरे फूल और लाल बीज होते हैं। घर घर औषधि योजना 2021 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रचारित पौधों में से एक था। इसके मूल्य हैं जैसे ये स्मरणीय शक्ति में सुधार करता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के कार्य को बढ़ाता है, प्रजनन प्रणाली के कार्य में सुधार करता है। यह एक शक्तिशाली एडाप्टोजन होने के कारण तनाव के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और ये पादप कोशिका और जैव कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या है? पादप और जैव कोशिकाएं कई मायनों में भिन्न होती हैं। पहला, आकार। जैव कोशिकाएं आमतौर पर पादप कोशिकाओं से छोटी होती हैं। दूसरा, वृद्धि। कोशिका संख्या में वृद्धि से जैव कोशिकाओं का आकार बढ़ता है। तो यहाँ पे कोशिका संख्याओं में वृद्धि हो रही है। पादप कोशिकाएं बड़ी होकर मुख्य रूप से कोशिका का आकार बढ़ाती हैं। तो पादप कोशिकाओं की संख्या नहीं बढ़ती, वहां पे वो उनका आकार बढ़ जाता है बड़ी होकर। फिर कोशिका भित्ति। तो जैव कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती बल्कि कोशिका झिल्ली होती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज से बनी होती है और एक कोशिका झिल्ली भी होती है। सीलिया। सीलिया जैव कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन आमतौर पर पादप कोशिकाओं में नहीं। सीलिया सूक्ष्म नलिकाएं हैं जो कोशिकीय गति में सहायता करती हैं। फिर है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जैव कोशिकाओं में होते हैं जिनमें एंजाइम होते हैं जो सेलुलर माइक्रो मॉलिक्यूल्स का पाचन करते हैं। और पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम असामान्य है। फिर है प्लाज्मोडेस्माटा। तो जैव कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मोडेस्माटा होता है। यह पादप कोशिकाओं और भित्तियों के बीच वैसे छिद्र होते हैं जो अणुओं और संचार संकेतों को एकल पादप कोशिकाओं के बीच गुजरने से अनुमति देते हैं। फिर है सेंट्रियोल। जैव कोशिकाओं में सेंट्रियोल होते हैं। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। रक्त क्या है और रक्त के विभिन्न घटक के विषय में लिखिए। रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है यानी कि टिश्यू है जिसमें द्रव्य, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो पहला, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल है। आयतन लगभग रक्त के आयतन का लगभग 55% और इसका जो 90-92% है वो जल से बना होता है। 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ। इसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे फाइब्रोनोजिन, ग्लोब्यूलिन और एल्बुमिन। अब संगठित पदार्थ क्या होते हैं? संगठित पदार्थ होते हैं लाल रुधिर कणिका, इरिथ्रियोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट, पट्टी कणिका, प्लेटलेट। अब इरिथ्रियोसाइट क्या होती हैं? यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। ये अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। वयस्क अवस्था में लाल रक्त कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं।
लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता, आकृति में उभयतल होती हैं। लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। यह श्वसन गैसों के परिवहन में सहायता करती है। फिर है ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिकाएं। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ये रंगहीन होती हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती हैं, कम समय तक जीवित रहती हैं। दो मुख्य श्रेणियां होती हैं इसकी, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। फिर होती है प्लेटलेट, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। तो मेगा कैरियोसाइट होता है अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका। तो ये मेगा कैरियोसाइट के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। संख्या 1 से 5 लाख, 3 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमने यानी कि स्कंदन में सहायक होते हैं। औषधीय पौधे गुग्गुल के 5 लाभ लिखिए। तो गुग्गुल कॉमीफोरा वाइटी की टैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त ओलियो गम राल से प्राप्त किया जाता है। तो कॉमीफेरा वाइटी की टैपिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त या फिर ओलियो गम राल से प्राप्त किया जाता है। भारतीय बेडेलियम पेड़ के रूप में पहचाना जाता है और ये शुष्क क्षेत्रों में उगता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, असम। अब इसके 5 लाभ हैं। सूजन रोधी, गुग्गुल में मजबूत सूजन रोधी गुण होते हैं, गठिया जैसी त्वचा रोगों में सहायक है। फिर अगला है मुहासे के उपचार। तो गंभीर मुहासे के उपचार और एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावशीलता से मेल खाता है। उसके बाद है स्वास्थ्य त्वचा में सहायता करता है। स्वस्थ त्वचा में तो गुग्गुल आधारित क्रीम है, वो त्वचा प्रतिक्रियाओं के लक्षणों को कम करती है, यानी कि एलर्जी को कम करती है। फिर है हाइपोथायराइडिज्म में सहायता। सीमित अध्ययन से पता चलता है कि हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों में सुधार कर सकता है। तो हाइपोथायराइडिज्म यानी मोटापा। फिर वजन प्रबंधन, प्रारंभिक शोध में पता चला है वसा को तोड़ने के साथ साथ भूख को संभावित रूप से नियंत्रित करने में सहायक है। फिर निम्नलिखित हार्मोन के बारे में लिखिए। ऑक्सिन, यह एक पादप हार्मोन है जो तनों में कोशिकाओं वृद्धि, पौधों की वृद्धि और कोशिका विभाजन, फल विकास में भूमिका निभाता है। फिर इथिलीन, एथिलीन गैसीय रूप में पौधों में होता है। यह गैसीय रूप में पौधों में होता है, फूलों को पकने के लिए प्रेरित करता है और पत्तियों और फूलों को झड़ने और जीर्णता को बढ़ावा देता है। फिर है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जिसे आपातकालीन हार्मोन या ट्रिपल एफ हार्मोन कहते हैं, फाइटर फ्राइट फ्लाइट भी कहा जाता है एड्रेनालिन को। यह तनावपूर्ण स्थिति के दौरान यह तेजी से रक्त में छोड़ा जाता है। फिर है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये यौवन की शुरुआत में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन का स्राव शुरू हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन यानी या फिर इसको पुरुष हार्मोन भी कहते हैं। तो यौवन के शुरुआत में वृषण द्वारा इसका स्राव शुरू हो जाता है। लड़कों में बदलाव आते हैं इसके कारण, जैसे कि चेहरों पर बाल बढ़ना। फिर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यानी यह स्तनधारी शरीर क्रिया क्रिया विज्ञान एवं व्यवहार में विश्वास, भावनाओं, सामाजिक व्यवहार, तनाव प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। बच्चे के जन्म, स्तनपान और बंधन को नियंत्रित करता है। फिर एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो एंडेमिक होता है वो निरंतर विद्यमान है और ये क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है, पर यहाँ पे रोगों का प्रसार एवं दर पूर्वानुमानित होती है और इसके उदाहरण है मलेरिया। फिर एपिडेमिक, किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रोगों के मामलों की संख्या अप्रत्याशित
वृद्धि के रूप में, तो यहाँ पे अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है रोगों के मामलों की संख्या। ये जैसे कि येलो फीवर, चेचक, खसरा, पोलियो महामारी के प्रमुख उदाहरण हैं। यह अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो स्थानिक बीमारी के रूप में वर्गित बीमारी संभावित रूप से महामारी में बदल सकती है। तो अगर किसी को अगर अपन अनियंत्रित छोड़ते तो वो महामारी में बदल सकती है। फिर है पैंडेमिक। अब एक वायरस या एक विस्तृत क्षेत्र को कवर कर लेता है। कोई वायरस अगर एक विस्तृत क्षेत्र को कवर कर कई देशों और आबादी को प्रभावित करता है तो पैंडेमिक कहलाता है। जैसे 20वीं सदी में स्पेनिश फ्लू और हाल ही में आया कोविड-19। फिर निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि में क्या अंतर है? तो निकट दृष्टि नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। किसी दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना या फिर दृष्टि पटल के सामने बनता है। उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस का उपयोग कर इस दोष को ठीक किया जा सकता है। फिर है दीर्घ दृष्टि। यह अक्सर दूरदृष्टिता फार साइटेडनेस भी कहते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसका जो दोषयुक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। निकट रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पटल यानी रेटिना के पीछे फोकस होती है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का उपयोग करके इस दोष का ठीक किया जा सकता है। फिर है मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया। तो मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया मुख से प्रारंभ होती है। जब हम विभिन्न खाद्य पदार्थ खाते हैं हमारे दांत भोजन को कुचलते हैं और छोटे समान टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर लार में लार अमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं जो जटिल स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि पेशीय जीवा भोजन को अच्छी तरह से मिलाने में सहायता करती है। फिर जैसे ही भोजन पाचन तंत्र से होकर पाचन तंत्र के साथ आगे बढ़ता है यानी कि नाल की मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन। तो नाल की मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन जिन्हें क्रमांकुचन के रूप में जाना जाता है इसे आगे की ओर धकेलते हैं। आमाशय में पहुंचने पर भोजन जठर ग्रंथियों का सामना करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, पेप्सिन नामक प्रोटीन पचाने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है और आमाशय की भित्ति को अम्ल से बचाता है। श्लेष्म के साथ आमाशय की भित्ति को अम्ल से बचाता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। भोजन आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। फिर पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें भोजन का पाचन यकृत तथा अग्नाशय के स्राव से होता है, तो जिसमें पित्त रस भी शामिल होते हैं जो वसा को पायसीकृत करते हैं। अग्नाशय रस जिसमें ट्रिप्सिन तथा लाइपेज एंजाइम होते हैं। और अवशोषक पोषक तत्वों का उपयोग कोशिकाओं द्वारा ऊर्जा निर्माण और स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। फिर भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता वह बृहदान्त्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, जहां जल और कुछ लवणों का अवशोषण होने के बाद गुदा के माध्यम से बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है।